हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा डी आई एस साहब महोदय का जो चैनल बना हुआ है उस पर आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि लेखांकन प्रक्रिया बताया था, तो लेखांकन प्रक्रिया मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लेन देन करते हैं और लेन देनों को सबसे पहले जिस बही में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जर्नल कह देते हैं। जर्नल कहते हैं यानी कि रोजनामचा। रोजनामचे से पहले भी एक आपकी रफली बुक बनती है जिसे स्मरण पुस्तक कहते हैं। तो कुछ लोग ये स्मरण पुस्तक नहीं बनाते, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम रोजनामचा बनाते हैं। रोजनामचे के बाद हम लेजर में पोस्टिंग यानी कि खाता बही बनाते हैं और खाता बही के बाद हम बनाते हैं तलपट। तो यहाँ तलपट से पहले का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि अकाउंट लिंक करके पढ़ा जाता है, एक दूसरे से सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, जिससे आपको तलपट आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम तलपट पढ़ेंगे। तलपट देखिए, मैंने पहले ही बताया था, तलपट एक सूची है और एक विवरण पत्र है जिसमें जो हमारे पहले से हमने जर्नल बनाए थे या खाता बही बनाई थी उनकी अंकगणितीय शुद्धता की जांच की जाती है कि वो शुद्ध थे या नहीं थे, लेकिन केवल अंकगणितीय शुद्धता की जांच करी जाती है। ये पूर्ण रूप से शुद्धता का परिणाम नहीं होता है। तो यहाँ पर अब तलपट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए तलपट की कुछ परिभाषाएं दी हैं और इसे परीक्षा सूची, तलपट, कच्चा आंकड़ा ये सब कहा जाता है। और खाता बही में जो खतौनी है उसके दो तरह से, इसे तीन तरह से बनाया जाता है। एक तो खाता बही के जो योग आए हैं उन योग विधि से, और खाता बही में जो शेष आए शेष विधि से, और खाता बही में जो योग और शेष दोनों विधियों से। इस तरीके से तीन विधियां इसकी हो जाती बनाने की। तो कुछ हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो जैसे इसमें क्रॉपर ने एक परिभाषा दी है, व्यापारिक खातों की शुद्धता का पता लगाने के लिए तैयार किया हुआ विवरण क्या कहलाता है? तलपट कहलाता है, यानी व्यापारिक खातों की शुद्धता का पता। तो शुद्धता का मतलब यहाँ पर अंकगणितीय शुद्धता से लगाया जाता है। विलियम पिकल्स के शब्दों में तलपट खाता बही के शेषों की, मैंने बताया था खाता बही के योगों से भी बनता है, ये शेषों से भी, शेषों की एक अनुसूची है जो एक निश्चित दिनांक की समस्त खतौनी तथा योग करने के बाद तैयार करेगी। यानी खातों में पहले हम खतौनी कर देते हैं, योग कर देते हैं, उसके बाद अंतर निकाल लेते हैं, तब ये बनाया जाता है, शेष निकाल लेते हैं। क्वार्टर के मतानुसार तलपट ऋणी व धनी शेषों की सूची है जिसे खाता बही के खातों से तैयार किया जाता है। इसमें रोकड़ तथा बैंक शेष भी सम्मिलित किए। जे.आर. बॉटली बॉय ने क्या कहा था? तलपट किसी खाता बही के खातों के ऋणी तथा धनी शेषों का एक विवरण पत्र है जिससे खातों की गणितीय शुद्धता, यहाँ पर आ गया, गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। अब स्पाइसर पैगलर ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि यदि एक निश्चित तिथि पर समस्त खतौनी पूरी हो जाती है तो शेषों की सूची बनाई जा सकती है। इस सूची को ही तलपट कहा जाता है। अब एक उचित परिभाषा जो दी है वो है, तलपट की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से एक निश्चित तिथि को विभिन्न खातों के ऋणी व धनी पक्षों के योग अथवा शेषों के द्वारा जो सूची विवरण तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तलपट। तो देखिए आपने क्या करा था, खातों का जब खाता बही बनाई थी तो खातों का योग किया था। योग करने के बाद ज़्यादा टोटल में से कम वाले टोटल को माइनस कर दिया था, ज़्यादा वाले योग में से कम वाले योग को, जो अंतर बचा था उसे हम शेष कहते थे। ठीक है। अगर ऋणी का टोटल ज़्यादा था और धनी का कम था तो उसे हम ऋणी शेष कहेंगे। धनी का टोटल ज़्यादा था, ऋणी का कम था, तो उसे हम धनी शेष कहेंगे। तो अब यहाँ पे तलपट दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, योगों से भी और शेष से भी। अब तलपट का थोड़ा प्रारूप देख लें तो इसमें देखिए तलपट के प्रारूप में खातों के नाम आ जाते हैं। जितने भी आपने पीछे खाता बही में खाते बनाए, जैसे आपने रोकड़ खाता बनाया था, और विक्रय खाता, क्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, और राम मोहन श्याम का खाता, इसके अलावा वेतन खाता, संपत्तियों में
मशीनरी, फर्नीचर, इन सब के खाते बनाए थे, मजदूरी खाता, उन सब खातों के जिस खाते का भी सारे खातों को यहाँ पर पोस्टिंग करना है जिसके शेष निकलें या योग हों, तो उन सब खातों के नाम यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। खाता पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है और धनराशि ऋणी का यहाँ पर लिख दिया जाता है, धनी का यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये इसका प्रारूप है। तलपट की विषय सामग्री, तो तलपट की विषय सामग्री में वही खानों दिए हुए हैं होती है। इसके बाद आता तलपट बनाने के उद्देश्य। तो तलपट जो बनाने के हमारे उद्देश्य हैं वो क्या हैं? नंबर 1 उद्देश्य है खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना। तलपट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य खाता बही में की गई खतौनी की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना होता है। सामान्यतः यदि तलपट के ऋणी और धनी पक्षों का योग मिल जाता है, यानी दोनों का योग बराबर आ जाता है, तो ये समझा जाता है खाता बही में की गई खतौनी शुद्ध है, अन्यथा गलत हो, अन्यथा खाता बही में जो खतौनी की गई है उसमें कोई गलती हो गई अगर दोनों का योग बराबर नहीं आता। तलपट के 2 पक्ष होते हैं, एक ऋणी एक धनी, तो दोनों का योग बराबर आने से ये समझा जाता है शुद्ध है। लेकिन पूर्णतः शुद्ध है ये नहीं कह सकते, कुछ अशुद्धियाँ इससे छूट भी जाती हैं, उनकी भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। खातों के शेषों का ज्ञान। अब यहाँ पर तलपट को देख के हमें ये ज्ञात हो जाता है कि किस खाते का कितना शेष है। जैसे सपोज कर लीजिएगा रोकड़ आपके पास 50,000 रुपये आए थे, तो डेबिट का टोटल 50,000 होगा ऋणी पक्ष का, उसमें से 40,000 चले गए, तो आपके पास इस समय रोकड़ जो बची होगी वो 10,000 रुपये बची होगी। अब जब शेष विधि से तलपट को बनाया जाता है तो 10,000 रुपये तलपट में रोकड़ के नाम से लिख दिया जाता है। तो हमें ये बताती है तलपट को देखने से कि रोकड़ हमारे पास कितनी अवेलेबल है। ऐसे बिक्री का कितना विक्रय है, विक्रय पूरे साल का कितना है हमारे पास, हमारा क्रय कितना है। किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे सपोज कर लीजिए राजेश को आपने 20,000 रुपये का उधार माल बेचा था, 5,000 रुपये उसने दे दिए, तो राजेश का खाता जो अंतर शेष होगा वो 15,000 रुपये होगा। अब वही शेष विधि से 15,000 रुपये ही तलपट में लिखे जाएंगे। तो तलपट को देख के हमें ये पता चल जाएगा कि राजेश से हमें कितने रुपए लेने हैं। तो ये खातों के शेष का ज्ञान कराता। अंतिम खाते तैयार करने के लिए अब तलपट, मैंने बताया था कि जो लेखांकन की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले लेन देन, फिर रोजनामचा, फिर खाता बही, फिर तलपट, और तलपट के बाद अंतिम खाते तैयार करे जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में चलता, तलपट से ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए चालू वर्ष के तलपट की राशियों से गत वर्ष से के तलपट की राशियों की तुलना करके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, भविष्य के लिए हमारी बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, सेल बढ़ रही या कम हो रही है, ये सब चीज़ें निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अगर कम हो रही तो उसके क्या रीजन है और कैसे सेल बढ़ाई जाएगी। व्यापार का मूल्यांकन करने के लिए ये भी बिल्कुल सही है। व्यापार का मूल्यांकन का मतलब तलपट के द्वारा व्यापार की आर्थिक स्थिति का सरलतापूर्वक पता लगाया जा सके, जिससे व्यापार के मूल्यांकन में शीघ्रता होगी। तलपट में दिए गए विभिन्न प्रकार के खातों के स्वभाव शेषों से व्यापार की समालोचना सरलतापूर्वक की जा सकती है। दोहरे लेखे की जांच। तलपट द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन का दोहरा लेखा पूर्ण रूप से हो गया है अथवा नहीं। अगर दोनों का टोटल आ रहा है बराबर तो पूर्ण रूप से हो गया था नहीं। अब तलपट बनाने की जो विधियां हैं वो विधियां भी तलपट बनाने की दो हुआ, एक तो योग विधि है और एक आपकी शेष विधि है, ठीक है, और एक योग एवं शेष विधि है। इसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको तलपट पढ़ाया था। सभी स्टूडेंट ने अगर कल वाली मेरी वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिएगा, जिससे आज आपको तलपट का नेक्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल मैंने आपको तलपट में जो लास्ट पॉइंट था वो हमारी तलपट की विधियाँ थी, जिसमें मैंने तलपट की 3 विधियाँ आपको बताई थी। पहली योग विधि, दूसरी शेष विधि और तीसरी योग एवं शेष विधि। वैसे जो मोस्टली प्रचलित विधि जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है, वो शेष विधि हुआ करती है तलपट की। लेकिन हम योग विधि और शेष विधि से आज तलपट बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था, लेखांकन प्रक्रिया, तो लेखांकन प्रक्रिया में आपको मैंने बताया था सबसे पहले हमारी जो प्रक्रिया शुरू होती है वो लेन देन से शुरू होती है। लेन देन को जर्नल में लिखा जाता है, रोजनामचे में, और रोजनामचे के बाद हम खाता बही बनाते हैं और खाता बही के बाद तलपट बनाते हैं।
और मैंने आपको यही बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक और सीक्वेंस में अध्ययन किया जाता है। इसका सीक्वेंस का मतलब क्रम से अध्ययन किया जाता है। तो क्रम का मतलब यानी कि खाता बही के बाद जो अगला क्रम आता है वो आता है हमारा तलपट। तो तलपट कहाँ से बनेगा? जो खाता बही में हमने पोस्टिंग करी थी, जो टोटल करा था, जो उसका अंतर निकाला था, शेष निकाला था, उससे हमारा तलपट बनेगा। जैसे कि आप पहला आपने जो खाता बनाया था, मेरी खाता बही की जो वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड है, DIS शाहजहाँपुर महोदय का जो चैनल है, DIS महोदय का जो चैनल है DIS शाहजहाँपुर, उसे आप पूरा लिख लीजिएगा DIS शाहजहाँपुर कॉमर्स, तो मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहाँ से आप खाता बही की वीडियो देख लीजिएगा, जनरल से कैसे खाता बही बनी थी। इसके अलावा अब हम एक खाता बही से तलपट बनाएंगे। तो पहला खाता जो खाता बही में हमने बनाया था वो रोकड़ खाता बनाया था। तो रोकड़ खाते का यहाँ पर देखिएगा डेबिट साइड का जो टोटल है वो 17,800 है, और जो क्रेडिट साइड का हमने रफ्फल टोटल करके दिखाया था आपको, क्रेडिट साइड में जो टोटल आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है वो आपका क्रेडिट साइड का टोटल होता है। ये जो क्रेडिट साइड का टोटल हम दिखाएंगे आपको, ये इधर रख लीजिएगा। तो ये 2000 से लेकर यानी 2000 से शुरू होगा, और ये आपका वेतन किराए खाते तक, यहाँ तक टोटल करेंगे आप। ये आपका ये टोटल जो आप करेंगे 2000 से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ 700 का तक का जो टोटल आएगा वो टोटल आप करेंगे, वो क्रेडिट का टोटल होगा। और ये जो टोटल है ये आपका 17,800 ये डेबिट का टोटल है। तो डेबिट का टोटल जो है 17,800, क्रेडिट का टोटल यानी कि ये तो आपका शेष निकला था क्रेडिट वाले में से माइनस करने के बाद, तो क्रेडिट का जो टोटल आया उसका टोटल कर लीजिएगा, और आपने रफ्ते पहले ही करा होगा। तो क्रेडिट का जो टोटल आता होगा वो आप देखिएगा आता होगा 11,420 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, यानी कि जब तलपट बनाएंगे योग विधि से, तो डेबिट का टोटल तलपट के ऋणी पक्ष में लिख देंगे और धनी पक्ष का टोटल धनी पक्ष में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए खातों के नाम में रोकड़ खाता लिख देंगे, यानी कि कैश अकाउंट कहते हैं। ऋणी का टोटल 17,800 था और धनी का टोटल 11,420 था, ये टोटल आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट खाता आपने बनाया था, रोकड़ के बाद आपने बनाया था पूंजी खाता। तो यहाँ पर देखिएगा पूंजी खाता ये बना हुआ, तो पूंजी खाते का धनी का जो टोटल था वो 15,000 था, ऋणी में कोई भी अमाउंट नहीं पड़ी थी, इसका मतलब उसका टोटल जीरो था। जीरो का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर तभी तो देखिए कुछ नहीं, जीरो में से माइनस करा आपने तभी तो 15,000 रुपये आए थे। तो ये धनी का टोटल 15,000। तो पूंजी खाते के नाम से, खातों के नाम में क्या लिखेंगे तलपट में पूंजी खाता, और किधर लिखेंगे ये 15,000 धनी पक्ष में लिखेंगे, ऋणी पक्ष में कोई अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। ये देखिएगा आपका जो बना हुआ तलपट, इसमें पूंजी खाता धनी पक्ष में 15,000 रुपये लिख दिए गए। इसके बाद देखिए पूंजी खाते के बाद आपका नेक्स्ट खाता जो आता है वो आता है क्रय खाता। क्रय खाते में भी देखिए ऋणी पक्ष में केवल थे 4,500, इस 4,500 को ही अंतर को हमने व्यापार खाते में हस्तांतरित किया, यानी कि धनी पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा था। तो ऋणी में क्रय खाते के नाम से 4,500 लिख देंगे। ये देखिए क्रय खाता के नाम से 4,500 ऋणी में लिख देंगे, और धनी में जब कुछ नहीं लिखना तो डैश लगा देंगे। ऐसे देखिए विक्रय खाता जो है, अगला खाता जो आएगा वो विक्रय खाता लिखा हुआ है। जितने भी खाते आपने बनाए उन सबको पोस्ट करना है। विक्रय खाते में धनी पक्ष का टोटल 3,800 था, तो धनी पक्ष में 3,800, क्योंकि ये तो यही 3,800 हस्तांतरित कर दिए थे, ऋणी में कुछ नहीं था। तो 3,800 देखिए धनी पक्ष में लिख देंगे। धनी पक्ष में कितना हो गया 3,800, किसके नाम से, विक्रय के नाम से। इसके बाद देखिए
इसके बाद जो खाता बना था आपका, वो बना था मोहन का खाता। तो विक्रय के बाद देखिए मोहन, तो मोहन देखें तो मोहन यहाँ पर धनी पक्ष में थे 1000 रुपये और ऋणी पक्ष में थे 600 रुपये, तभी 400 रुपये का अंतर आया था। तो मोहन के धनी पक्ष का कितना है 1000 रुपये, तो मोहन के धनी पक्ष में 1000 रुपये और ऋणी पक्ष में 600 रुपये लिख देंगे मोहन खाता। ऐसे ही ओम प्रकाश का खाता जब बनाएंगे तो ओम प्रकाश का खाता देख लेंगे, यानी कि सीक्वेंस में आपको एक एक खाता देखते चले आइएगा। यहाँ पर धनी पक्ष में केवल 1500 रुपये हैं, ऋणी में शेष लिखा हुआ, इसका मतलब धनी में से ऋणी को माइनस करके शेष आया था, तो ऋणी में 0 था तभी शेष 1500 आया। तो धनी पक्ष में आ जाएगा ओम प्रकाश के नाम से कितने रुपए, ये देखिएगा ओम प्रकाश, ये आ गया ओम प्रकाश धनी में 1500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा ओम प्रकाश धनी के बाद अब आप लिखेंगे ओम प्रकाश के बाद अगला खाता जो बनेगा, एक एक करके आपको बनाना। नवीन कुमार, तो नवीन कुमार का देखिए धनी में ऋणी में था 1000 रुपये, तो ऋणी में लिख देंगे 1000 रुपये। देखिए ओम प्रकाश के बाद नवीन कुमार, तो नवीन कुमार के ऋणी में 1000 रुपये लिख दिए गए। इसके बाद फर्नीचर में देखें फर्नीचर, तो फर्नीचर खाता ये देखिएगा ऋणी में थे 3200 रुपये, धनी में शेष है, तो इसका मतलब ऋणी का टोटल था 3200 रुपये, तो ऋणी में आ जाएगा फर्नीचर 3200 रुपये। ये देखिएगा फर्नीचर के नाम से ऋणी में 3200 रुपये आ गया, धनी में डैश लगा देंगे। इसके बाद फर्नीचर के बाद आता है आपका, फर्नीचर के बाद अलमारी, तो अलमारी खाता का भी ऋणी है 4150, तो देखिए यहाँ पर अलमारी का ऋणी में कितना लिख दिया गया, अलमारी का 4150 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्रय वापसी खाता बना हुआ है, यानी कि क्रय वापसी खाता कितना है, धनी में 100 रुपये लिखे हुए हैं, ऋणी में हस्तांतरित किया गया है, तो धनी में आ जाएगा क्रय वापसी 100 रुपये। तो क्रय वापसी देखिए धनी में यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय वापसी धनी में 100 रुपये। इसके बाद आलेखन सामग्री, तो आलेखन सामग्री के नाम से देखिएगा ये ऋणी में 20 रुपये थे, क्योंकि इसे लाभांश खाते में हस्तांतरित करने का मतलब है धनी में कोई अमाउंट नहीं लिखी है, तो 20 रुपये आ जाएगा ऋणी में, यानी कि किस नाम से आ जाएगा आलेखन सामग्री। इसके बाद वेतन खाता, तो वेतन का देख लीजिएगा, वेतन भी आप देखें, वेतन रह गया था ये वेतन, तो वेतन ऋणी में है 800 रुपये, तो ऋणी में आ जाएगा वेतन 800 रुपये। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऋणी का ऋणी में जाए धनी का धनी में, तो 800 रुपये आ गया। इसके बाद आप देखें वेतन के बाद आ जाता है आपका किराया, तो किराया भी ये ऋणी में है, तो ऋणी में आ जाएगा किराए के कितने 750 रुपये। अब आपको क्या करना है, ऋणी का टोटल कर देना और धनी का टोटल कर देना। ऋणी और धनी दोनों का टोटल यहाँ पर बराबर आता है, बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब कोई अंक गणितीय त्रुटि आपसे नहीं हुई है। तलपट का मिलान कर हमें ये बताता है, तलपट का दोनों साइड का टोटल जो गणितीय अशुद्धि है वो इसमें नहीं हुई है। आई थिंक आपको ये योग विधि समझ में आ गई होगी, और इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको शेष विधि बताएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा और आज हम तलपट की शेष विधि पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने तलपट की योग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आता है शेष विधि में। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रक्रिया में हम लेन देन करते हैं, और लेन देनों को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो रोजनामचा या जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करी जाती है, और लेजर में पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो बनता है, यानी कि तलपट जो हमारा बनता है, वो खाता वही से बना करता है, खाता वही में पोस्टिंग से बना करता है। तो खाता वही में आपने देखा था, खाता वही में जैसे सबसे कुछ खाते खोले जाते हैं, जैसा कि सबसे पहले आपने रोकड़ खाता बनाया था। जिन बच्चों ने मेरी खाता वही की वीडियो नहीं देखी है वो यूट्यूब पे जाकर, और हमारे जो डीएस महोदय शाहजहाँपुर, डीएस महोदय का जो चैनल है डीएस शाहजहाँपुर, उस पर जाइएगा और पूरा लिख दीजिएगा डीएस शाहजहाँपुर कॉमर्स, तो मेरी वीडियो लेजर वाली आप देख लीजिएगा, इससे आपको तलपट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम
तलपट में आपने देखा था, आपने जो मैंने खाता बही बनाई थी, खाता बही में जैसे रोकड़ खाता आपने बनाया था, तो रोकड़ खाते में डेबिट का टोटल किया था और क्रेडिट का टोटल किया था। डेबिट का टोटल अगर ज़्यादा आया तो आपने क्रेडिट वाले को डेबिट से माइनस कर दिया था, यानी कि ऋणी में से धनी को माइनस कर दिया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टोटल ज़्यादा होता है बाकी जो शेष बचता है वो उसी का बचता है। जैसे ऋणी का टोटल ज़्यादा है तो अंतर तो धनी में लिखा जाएगा, लेकिन वो होगा ऋणी शेष। अगर धनी का टोटल ज़्यादा आया, धनी का योग ज़्यादा आता है, तो जो अंतर होगा वो ऋणी में लिखा जाएगा, लेकिन वो होगा धनी शेष। तो यहाँ पर शेष विधि में जितने भी आपने खाते बनाए हैं, जिन खातों में शेष आया है उन खातों के शेष को तलपट में लिखना है, ठीक है। और वैसे तो तलपट बनाने की कई विधियां हैं, लगभग मान लीजिएगा 4 विधि होती हैं। एक तो होती है योग विधि, एक शेष विधि, एक योग एवं शेष विधि, और एक आपकी और विधि आती है चौथी। तो टोटल मिलाकर 4 विधियां होती हैं, लेकिन चौथी जो विधि है उसका प्रयोग कम किया जाता है। और अगर कहें हम कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आती है वो शेष विधि आती है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो कौन सी विधि है? तलपट बनाने की शेष विधि है, ठीक है। तो मोस्टली ये है समान धनराशि वाले खातों को छोड़कर अन्य खातों के योग द्वारा, ये चौथी विधि होती है। तो लेकिन इसका बहुत कम प्रयोग होता है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग और सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर विधि के बारे में कहें तो वो कौन सी विधि होती है? आपकी शेष विधि होती है। अब इसके कुछ गुण दोष होते हैं, इनको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा गुण दोष को। और अब हम बनाना सीखेंगे तलपट को। तो तलपट बनाने के लिए देखिए, जैसा कि मैंने पहले खाता बही का एक उदाहरण इसमें दिया हुआ PDF फाइल में, तो इसी से ही हम तलपट के शेष विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर लिख लेंगे तलपट 30 अप्रैल 2010 को, इंग्लिश में इसे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2010। तो इसमें भी 2 कॉलम होते हैं, देखिए 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं। टोटल कॉलम इसमें 4 होते हैं, वैसे कुछ बुक्स में ये भी दिया है टोटल कॉलम 5 होते हैं, एक सीरियल नंबर का भी होता है। तो यहाँ पर देखो खातों के नाम, खाता पृष्ठ संख्या, शेष ऋणी का और शेष धनी का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो खाता बही आपने बनाई थी उस पर आपको जाना है। तो सबसे पहले आपने देखिए खाता बही में बनाया था रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते में देखें आपने पहले ऋणी का योग करा था, तो ऋणी का योग जो आया था वो 17,800 आया था, और धनी का जो योग आया था वो आई थिंक 11,420 आया था। तो 17,000 एक बार टोटल करके भी देख लीजिएगा, धनी का शायद 11,420 ही आया। इसके बाद आपने क्या करा, 17,800 में से ये धनी का शेष धनी का टोटल को, धनी के योग को माइनस कर दिया था। तो 6,380 रुपये शेष आगे ले गए, शेष बचा था ये 6,380 रुपये। अब आपको यहाँ पर ये देखना है रोकड़ का ऋणी पक्ष का, ये ऋणी पक्ष होता है, देखिएगा ऋणी पक्ष आपका ये ऋणी पक्ष है, और इस ऋणी पक्ष का जो टोटल था उसका योग ज़्यादा था। जब ऋणी पक्ष का योग ज़्यादा होता है तो जो अंतर आता है वो ऋणी शेष कहलाता है। जब धनी का योग ज़्यादा होता तो जो अंतर आएगा वो धनी शेष। तो यहाँ पर रोकड़ में ऋणी का योग ज़्यादा है, तो ये 6,380 जो है वो कौन सा शेष है? आपका ऋणी शेष है। बस आपका रूल भी यही बनता है, जब तलपट बनाएंगे तो जिस खाते का ऋणी शेष है उस खाते के नाम से तलपट के ऋणी पक्ष में लिख देंगे। जैसे कि रोकड़ खाते का ऋणी शेष था 6,380 रुपये, तो तलपट जब बनाएंगे तो तलपट में खाते के नाम में लिख देंगे रोकड़ खाता, और ऋणी में अमाउंट लिख देंगे इसकी 6,380। जबकि योग विधि में आपने देखा था ऋणी का टोटल 17,800 ऋणी में लिखते थे, धनी का टोटल धनी में 11,420 लिख देंगे। तब भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऋणी में 6,380 रुपये ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो इससे दूसरा तरीका ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा 6,380 जो अंतर है उसको।
तो इसे अंतर शेष विधि कहते हैं। तो 6,380 यहाँ पर जो अंतर दिया हुआ है आपका ये 6,380 रुपये। इस अंतर को उठाकर जब आप बनाएंगे क्या चीज़, ये बनाया आपने तलपट, यानी कि तलपट बनाया, तो तलपट में देखें खातों के नाम में नेम ऑफ लेजर अकाउंट में रोकड़ खाता लिखा और ऋणी पक्ष में 6,380 रुपये लिख दिए। अब या तो ऋणी में अमाउंट लिखी जाएगी या धनी में। धनी के आगे डैश लगा देंगे क्योंकि ऋणी में लिख गई तो धनी में नहीं लिखी जाएगी। ऐसे ही दूसरा लेजर आप देखेंगे तो लेजर दूसरा आपने बनाया था पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में देखें धनी का टोटल 15,000 था, ऋणी में कुछ नहीं लिखा था। इसका मतलब 15,000 में से आपने 0 माइनस किया था तो 15,000 रुपये अंतर बचा था, जिसे हम कहेंगे शेष आगे ले गए। तो ये जो शेष है ये धनी शेष है क्योंकि टोटल धनी का ज़्यादा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि मेरे किसी व्यक्ति के ऊपर, राजेश के ऊपर 10,000 रुपये हैं और राजेश के में ऊपर 3,000 रुपये हैं। तो हम दोनों ने पैसे एडजस्ट करना चाहे तो किसके रुपए बचेंगे, मेरे 10,000 है, राजेश के 3,000 है, तो मेरे रुपए बचेंगे राजेश के ऊपर 7,000 रुपये। तो जिसके पैसे ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं। तो यहाँ पर धनी का टोटल ज़्यादा है तो ये धनी शेष है 15,000। तो इसे पूंजी खाते के नाम से तलपट में यानी कि धनी पक्ष में लिख देंगे अमाउंट। देखो ये लिख दिया आपने, यहाँ पर आ गया आपका ये पूंजी खाता और धनी पक्ष में 15,000, ऋणी में डैश लगा देंगे। ठीक है, ये जैसा कि तलपट में ये धनी पक्ष में 15,000 और ये अमाउंट धनी पक्ष में लिख गई और डैश लगा दिया इधर। इसके बाद देखिएगा अब इसके बाद कौन जो लेजर सारे बनाए हैं वो सारे लेजर इसमें पोस्ट होने हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट लेजर पूंजी के बाद आया था क्रय खाता। तो क्रय में देखिएगा ऋणी पक्ष का टोटल जो था वो 4,500 था और ये ऋणी पक्ष धनी में कोई टोटल था नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। हमने इसे व्यापार खाते में जो अंतर था, जो शेष था, उसे व्यापार खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये अंतर ही है, इसे अंतर ही समझिएगा आप। व्यापार खाते में हमने ट्रांसफ़र करा, व्यापार खाते का नाम पहले से जर्नल एंट्रीज में रोजनामचे में नहीं था। ठीक है, तो 4,500 कौन किस खाते का है, ये क्रय खाते का। कौन से खाते का है, क्रय खाते का नाम लिखा जाएगा क्रय खाता। और ये ऋणी का टोटल ज़्यादा था इसलिए ऋणी शेष होगा, तो ऋणी में आ जाएगा क्रय खाता। ऋणी में क्रय खाता 4,500 रुपये ये लिख दिया गया। देखो ये ऋणी में 4,500 क्रय खाता हो गया। इसके बाद क्रय के बाद देखिएगा कौन सा खाता आएगा, क्रय खाता हो गया, पूंजी खाता हो गया, विक्रय खाता। विक्रय में देखिएगा धनी का टोटल 3,800 है और इसे हमने व्यापार खाते में हस्तांतरित कर दिया। व्यापार खाते उसमें नहीं था आपका रोजनामचे में, इसे हस्तांतरित किया गया शेष को, तो ये शेष ही समझिएगा। तो इस शेष को 3,800, ये धनी का टोटल ज़्यादा था इसलिए धनी शेष है, तो धनी में 3,800। तलपट के धनी में देखिएगा विक्रय खाता 3,800 ये धनी में लिख दिया गया, 3,800 धनी में। ये ऋणी पक्ष है आपका, ये आपका ऋणी पक्ष का लिखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका धनी पक्ष का लिखा जाएगा ये। ठीक है, ये अब इसके बाद विक्रय के बाद देखिएगा अगला खाता जो बना है वो मोहन खाता बना है। देखिएगा तो यहाँ पर देख लें मोहन, ये आ गया आपका मोहन। तो ये मोहन है, तो मोहन का देखिएगा धनी का टोटल ज़्यादा था 1,000, ऋणी में 600 रुपये पहले से पड़े हुए थे, तो अंतर जो बचा वो 400 रुपये बचा। और 400 रुपये ये किधर का है, धनी का, तो धनी में लिख देंगे मोहन। धनी में क्या लिख देंगे, मोहन। ये आ गया धनी में मोहन का खाता। मोहन का अकाउंट लिखें क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो खाता नहीं होता। मोहन का अकाउंट 400 रुपये धनी में आ गया, ये आपका धनी में हो गया 400 रुपये। इसके बाद देखिएगा मोहन के बाद अब अगला खाता, यानी सारे आपको जो खाता वही है उसमें एक एक करके खाता देखते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। मोहन के बाद आता है मोहन का खाता, यानी कि अब आता है ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश का भी देखिए धनी का टोटल ज़्यादा था
और इधर अंतर आया है ऋणी में, तो धनी का टोटल जब ज़्यादा है तो धनी में लिखेंगे ओम प्रकाश, यानी कि धनी पक्ष में लिखा जाएगा ओम प्रकाश। ये धनी में देखिए 1500 रुपये लिखे हुए, ठीक है, सॉरी ओम प्रकाश धनी में इधर आ गया ये 1500 रुपये, ओम प्रकाश ये आया धनी में, ओम प्रकाश वो योग विधि का था, ये ओम प्रकाश 1500 रुपये धनी में। इसके बाद देखिए ओम प्रकाश के बाद अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है, मोहन और ओम प्रकाश ये दोनों की अमाउंट धनी है। ज़रा आप रोजनामचे की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपने सपोज कर लीजिएगा मोहन से और ओम प्रकाश से उधार माल खरीदा, तो खरीदने पे क्या एंट्री बनेगी, क्रय खाता ऋणी और मोहन का, तो उधार माल खरीदेंगे, इट मीन्स इनका पैसा कुछ टाइम के बाद हमें देना है, कुछ टाइम के पास देना है। जिनका पैसा देना होता है वो हमारे लेनदार होते हैं। कौन होते हैं, लेनदार। अब आपने जब इसकी मोहन के खाते में पोस्टिंग करी होगी तो देखिए मोहन का खाता धनी था, तो धनी में क्रय खाते से के नाम से पहुंचा होगा, और क्रय खाते से के नाम से तो अंतर जो आएगा वो ऋणी में निकल के आएगा। ऐसे ही ओम प्रकाश खाता, तो ये भी क्रय खाते से के नाम से 1500 रुपये गए, तो ओम प्रकाश का नाम आ गया, इधर बैलेंस आ गया। जैसे यहाँ देख लीजिएगा आप एक बार, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश देखिए क्रय खाते से 1500 रुपये, इट मीन्स ओम प्रकाश से हमने 1500 रुपये का उधार माल खरीदा है, उधार माल खरीदा तो इसके पैसे देना है। अब यहाँ पर हमें एक बात समझने की है, जिन लोगों के पैसे देना है उन्हें हम लेनदार और जनरल इंग्लिश में क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है क्रेडिट, वो उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जर्नल एंट्री में भी हमेशा क्रेडिट होते हैं, और ट्रायल बैलेंस तलपट जब बनाते हैं तो तलपट में भी उन्हें क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। यानी कि जो नाम क्रेडिट में अमाउंट लिखी हुई है जिन नामों की, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, और इससे जस्ट उल्टा जिन नामों का डेबिट में बैलेंस लिखा हुआ वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो यहाँ मोहन और ओम प्रकाश ये हमारे 400-1500 के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स का मतलब इनके पैसे हमें देना है, इनका हमारे ऊपर कर्ज है, ठीक है, ये 400-1500 रुपये, तो इन्हें एक नाम से क्या कह सकते हैं, हम क्रेडिटर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप फर्नीचर खाता बना हुआ है, तो फर्नीचर पे पहुंच जाइएगा आप। अगला अकाउंट जो आया आपका ओम प्रकाश का हो गया नवीन का, तो नवीन में देखिए विक्रय खाते का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ऋणी का टोटल ज़्यादा है, तो ये ऋणी शेष है, और ऋणी शेष ऋणी में लिखेंगे 1000 रुपये। देखिए नवीन के नाम से लिखा होगा नवीन कुमार का खाता 1000 रुपये। इसका मतलब जो नाम डेबिट में लिखे जाते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, और जो नाम क्रेडिट में लिखे जाते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स का पैसा हमें देना है और डेटर्स से पैसा लेना है। जो हमें पैसा देने आएंगे वो डेटर्स, जो लेने आएंगे वो क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार, लेने वाले लेनदार, देने वाले देनदार। देनदार कहाँ लिखे जाते हैं, ऋणी में, और लेनदार कहाँ लिखे जाते हैं, धनी में लिखे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला खाता जो है फर्नीचर, तो फर्नीचर में देख लीजिएगा आप ये फर्नीचर खाता, तो फर्नीचर यहाँ पर देखिए ऋणी का टोटल ज़्यादा है, इसलिए अंतर जो कहलाएगा वो ऋणी का कहलाएगा, तो ऋणी में लिख देंगे फर्नीचर 3200, फर्नीचर 3200 ऋणी में देखिए आ गया फर्नीचर 3200। इसके बाद देखिएगा फर्नीचर के बाद आता है आपका, फर्नीचर के बाद अलमारी, तो अलमारी में भी ऋणी का टोटल ज़्यादा है, इसलिए ऋणी शेष है 4150, तो अलमारी भी ऋणी में आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे 4150 रुपये लिखी हुई है अलमारी, ये 4150 रुपये। इसके बाद देखिएगा अलमारी के बाद अब क्रय वापसी, तो देखें क्रय वापसी यानी कि ये आ गया अलमारी के बाद कौन सा खाता है, क्रय वापसी। तो क्रय वापसी यहाँ पर देखें, क्रय वापसी में मोहन से 100 रुपये धनी में लिखे हुए थे, इसी धनी को हमने व्यापार खाते में हस्तांतरित कर दिया था, तो ये जो शेष कहलाएगा ये भी धनी शेष कहलाएगा। अगर यहाँ पर व्यापार खाते में हस्तांतरित न लिखा जाता तो यहाँ पर शेष लिखते, तो ये शेष कौन सा होता, धनी शेष होता, तो धनी में लिख देंगे यानी कि क्रय वापसी। तो देखिएगा यहाँ पर क्रय वापसी लिखा हुआ है, धनी में 100 रुपये का, ये क्रय वापसी हो गई।
इसके बाद देखिएगा क्रय वापसी के बाद आता है आलेखन सामग्री। तो आलेखन सामग्री भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ऋणी का टोटल 20 रुपये था, यही लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिए गए 20 रुपये। तो ये ऋणी में थे, इसलिए ये भी ऋणी शेष है। तो ऋणी शेष को ऋणी में लिख देंगे। आलेखन सामग्री देखिएगा, आलेखन सामग्री यहाँ पर आपका लिख दिया आलेखन सामग्री 20 रुपये, ये ऋणी में देखिए लिखा हुआ है, ये 20 रुपये, सॉरी ये अगला मेथड है दोनों वाला, ये है आलेखन सामग्री, ये 20 रुपये लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ऋणी में। इसके बाद देखिए क्या आता है, आलेखन सामग्री के बाद आता है हमारा नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाया था किराया खाता। तो ये एक वेतन खाता रह गया या किराया खाता रह गया। तो वेतन देखिए, वेतन भी ऋणी में ज़्यादा थे 800 रुपये, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिए गए थे। तो अब यहाँ पर देखिएगा वेतन, तो ये आ गया आपका वेतन, देखिए वेतन यानी कि वेतन 800 रुपये आ गया ये ऋणी में, क्योंकि ऋणी शेष है ये, इसलिए ऋणी में आ जाएगा। इसके बाद वेतन के बाद आता है आपका किराया। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, किराया का खाता बना हुआ है, किराया खाता ये भी 750 रुपये ऋणी में है, और ऋणी के शेष को ही लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। आगे जब हम आपको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता ये बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा इन्हें क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। थोड़ा धीरज रखिएगा, आ जाएगा आपके क्लियर। तो ये इसे देखिएगा, यानी कि किराया खाते को, ये किराया खाता 750 रुपये आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यानी कि ऋणी पक्ष का और धनी पक्ष का योग करना है। तो योग करेंगे तो ये योग दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, क्योंकि जब बराबर योग आता है तभी हमारा जो है आपका यानी कि तलपट जो है वो सही, यानी कि जो अंक गणती अशुद्धि है उसकी जांच हो जाया करती, यानी कि गणती अशुद्धियाँ फिर नहीं होती। तो इसका हमने टोटल किया देखिए, यानी कि ऋणी पक्ष का टोटल भी 20,800 रुपये आ रहा, और धनी पक्ष का जो टोटल है वो भी 20,800 रुपये आ रहा, ठीक है। अगर ये टोटल बराबर नहीं आता तो कोई गणती अशुद्धि हो गई है, इसलिए ऐसा होता है। उसको भी हम चेक कैसे करेंगे आगे हम बताएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, आपका शेष विधि से तलपट बनाना आपको सिखा दिया गया, आप इसको अच्छे से सीखिएगा। अब इसके बाद आता है योग एवं शेष विधि। योग एवं शेष विधि में देखिए वही होता है जैसे कि आपने योग विधि से बनाया था। तो ये दोनों कॉलम, यानी कि इसमें खातों के नाम, खाता पृष्ठ संख्या, ऋणी एवं धनी। योग विधि में आपने क्या करा था, ऋणी का योग ऋणी में लिख दिया था, धनी का योग धनी में लिख दिया था ये। तो ये ऋणी का योग लिख दिया, और इधर आपने धनी का योग लिख दिया ये योग विधि में, ठीक है, ये धनी का योग लिख दिया। और शेष विधि में केवल एक ही कॉलम में लिखा जाएगा, या ऋणी में या धनी में। तो दोनों मेथड को उठाकर आप इधर लिख दीजिएगा, यानी कि ये ऋणी और धनी दोनों का टोटल चल रहा है, ये केवल ऋणी का। तो ये योग एवं शेष विधि हो गई। वही दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं, पहले क्वेश्चन का 32,820 रुपये टोटल आ रहा था, इसका ही 32,820, और इसका 20,800, इसका 20,000। योग विधि में जो टोटल आता है, जो भोजनांश का टोटल होता है वही आता है, बट जो शेष विधि होती है उसमें वो टोटल नहीं आता, लेकिन दोनों का टोटल बराबर आता है। अब एक आता है इसमें समान धनराशि वाले खातों को छोड़कर अन्य खातों के योग। इसमें जो समान धनराशि वाले टोटल होते हैं, यानी ऋणी और धनी का दोनों का टोटल जिसमें योग बराबर है, उन खातों को छोड़ दिया जाता, और जिसमें अलग अलग टोटल होता केवल उन खातों को लिख लिया जाता। ये अगली विधि हो जाती। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है, तलपट बनाने की जो सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि जो है वो शेष विधि है, और इसी को ही सर्वोत्तम माना जाता है, और यही ज़्यादा लोकप्रिय है, यही व्यवहार में ज़्यादा प्रचलित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप शेष विधि से ही बनाया करिएगा। इसके बाद अब देखिए तलपट के शेषों, खातों के शेषों से तलपट बना। यदि खाता, आप कभी कभी ऐसा होगा कि आप के जो खाता बही के शेष हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया गया, खाता बही नहीं बनी हुई है, तो उससे कैसे आप बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा। तो इसको देखिए बहुत इजी तरीके से आप समझ जाएंगे अगर आप इस शेष विधि को ध्यान दें। शेषों से ही कह रहा ना, तो इस शेष विधि से ध्यान दें। तो शेष विधि में ऋणी में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं और धनी में क्या क्या चीज़। देखिए यहाँ पर रोकड़ खाता है, ये रोकड़,
अगर हम अपनी बैलेंस शीट की बात करें, आर्थिक चिट्ठा आगे बनता है, तो आर्थिक चिट्ठे में दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व और एक संपत्ति। ठीक, व्यापार और लाभहानि खाता बनता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक ऋणी और एक धनी। व्यापार और लाभहानि खाते में जितने खर्चे होते हैं वो ऋणी पक्ष में लिखे जाते हैं, और जितनी आय होती है वो धनी पक्ष में लिखी जाती है। ऐसे ही दायित्व पक्ष में दायित्व लिखे जाए। दायित्व का मतलब हमारे ऊपर जो लोगों का कर्जा है उसे दायित्व कहते हैं, या मालिक ने जो पैसा पूंजी लगाई है उसे दायित्व कहते हैं। इसके अलावा संपत्ति का मतलब, जैसे संपत्ति को वैसे भी आप समझते हैं कि आपके पास रोकड़ 10,000 रुपये है, कैश रखा हुआ, वो भी संपत्ति है। बैंक में जमा है, वो भी संपत्ति है। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ज़मीन, ये सब आपकी संपत्ति होती है। मोटर कार आपके पास है, वो भी संपत्ति है। इसके बाद दूसरे लोगों से जो पैसा लेना है, जिन्हें हम देनदार कहते हैं, डेटर, वो भी संपत्ति है आपकी। और जो स्टॉक पड़ा हुआ माल, वो भी संपत्ति है। तो ये सब संपत्तियाँ होती हैं। तो अब यहाँ पर तलपट बनाने का जो नियम है वो यहीं से चलेगा। देखें, रोकड़, रोकड़ आपकी क्या होती, संपत्ति होती। इसका मतलब रोकड़ जब ऋणी में लिखी है तो इसका मतलब आपका रूल बन गया कि सारी संपत्तियों को जो है, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको कहाँ, तलपट के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। पूंजी, पूंजी का मतलब धनी में लिखा हुआ, और पूंजी क्या होती है, हमारी दायित्व होती है। पूंजी क्या होती है, दायित्व। दायित्व कैसे होता है, देखिए हमारे जो दायित्व होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक का मतलब है मालिक ने जो पैसा व्यापार को दिया है वो आंतरिक दायित्व है, व्यापार को वो पैसा भी मालिक का देना है, मालिक को वापस करना है, मालिक को वापस करना है एक तरीके से। और दूसरा, जो लोगों से उधार लिया है वो बाह्य दायित्व है, तो वो भी पैसा ऐसे वापस करना। देखिए, एक बिजनेस की जो सिद्धांत होता है, अकाउंटिंग का सिद्धांत होता है, जिसे हम कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा हमें ये बताता है कि व्यापार से जो स्वामी है वो अलग है, उसका अस्तित्व अलग है। तो वो ये मानकर चलता है कि मैंने व्यापार को पैसा उधार दिया है, इसलिए व्यापार के लिए वो क्या है, वो भी एक तरीके का दायित्व है, इसलिए पूंजी भी दायित्व पक्ष में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखें, पूंजी धनी में लिखा है। धनी में लिखे होने का मतलब है जितने भी दायित्व होते हैं वो सब धनी में लिखे जाते हैं। क्रय खाता खर्चा है, ऋणी में लिखा हुआ, तो खर्चे भी ऋणी में लिखे जाते हैं। विक्रय से पैसा आएगा, यानी कि इनकम तरीके से समझ लीजिएगा, तो ये किधर लिखा गया, धनी में, ये धनी में लिखा जाता। मोहन और ओम प्रकाश, मैंने बताया था, ये लेनदार हैं। लेनदार का मतलब ये पैसा लेने आएंगे, हमारे ऊपर कर्ज है, इनका कर्ज है, तो ये दायित्व है, दायित्व देखिए धनी में लिखे हुए। इसके अलावा नवीन कुमार, ये पैसा हमें देने आएगा, ये हमारा देनदार है, ये ऋणी में लिखा हुआ, तो देने आएगा तो पैसा देने आएगा, तो हमारी संपत्ति हुई। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, अलमारी हमारी संपत्ति है। क्रय वापसी को थोड़ा सा भी ध्यान रखें। आलेखन सामग्री खर्चा है, वेतन खर्चा है, किराया खर्चा है। तो यहाँ पर देखें, अगर रूल की बात करें तो रोकड़ संपत्ति है, ओम प्रकाश और नवीन कुमार ये भी संपत्ति है, फर्नीचर हमारी ये भी संपत्ति है। इसके अलावा क्रय और आपके वेतन और किराया, ये सब खर्चे हैं। तो आपका रूल ये बन गया, जितने भी व्यय और संपत्तियां होंगी वो तलपट के ऋणी पक्ष में लिखी जाती हैं, और जितनी भी आय और दायित्व होते हैं उससे तलपट के धनी पक्ष में लिखा जाता है। अब क्रय वापसी और विक्रय वापसी की देख लीजिएगा। क्रय देखें, आपने जो क्रय लिखा है वो ऋणी पक्ष में लिखा है 4500 रुपये का, तो माल खरीदने को क्रय कहते हैं। अब वापस कर दिया तो वापस करने का मतलब है क्रय हमारा कम हो जाएगा। तो अकाउंट्स में कम कैसे होता, कोई चीज़ ऋणी है तो उसे धनी करिए तो कम होगा वो, तो इसलिए क्रय हमेशा ऋणी में लिखेंगे और क्रय वापसी हमेशा कहाँ लिखा जाता है, धनी में लिखा जाता है। ऐसे ही विक्रय हमेशा धनी में लिखेंगे और विक्रय वापसी हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऋणी में लिखी जाती है। इसमें दी नहीं है विक्रय वापसी, लेकिन अगर हो तो ऋणी में लिखी जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा शेष से। ये इसमें भी यही दिया हुआ है कि खातों के शेष से तलपट बनाना। समस्त संपत्तियों के शेष ऋणी शेष होते हैं, यानी कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, औजार। ये प्राप्य पत्र का मतलब है जिन बिलों का पैसा मिलना है। देनदार, जिन लोगों से पैसा मिल रहा, हाथ में रोकड़ कहलाती, बैंक में जमा जो है, और स्टॉक और आहरण, निजी व्यय आदि, इनको तलपट के ऋणी पक्ष में। अब आहरण के लिए समझ लीजिएगा, जैसे किसी व्यापारी ने 5 लाख रुपए व्यापार में पूंजी लगाई, तो पूंजी उसने उधार दी है व्यापार को, तो इसलिए वो दायित्व है। अब उसे घर के खर्चों के लिए ज़रूरत पड़ी, पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये उसने व्यापार से निकाल लिए,
तो इसे दूसरी तरीके से ये समझ लीजिए, अभी उसने व्यापार को पैसा उधार दिया था, इसलिए व्यापार के लिए दायित्व था। अब उसने व्यापार से पैसा लिया है तो वो व्यापार को पैसा वापस करेगा, और व्यापार को किसी से भी पैसा लेना है तो वो उसकी संपत्ति है। तो आहरण जो है, आहरण व्यापार को लेना है पैसा, और पूंजी व्यापार मालिक को देना है, तो इसलिए पूंजी दायित्व है और आहरण संपत्ति होता है। समस्त दायित्व में पूंजी, ऋण, देय पत्र का मतलब जिन बिलों का पैसा देना, बैंक अधिकृत का मतलब बैंकों का संचय एवं कोष यानी कि जो पैसा रिजर्वों में रखा हुआ वो भी दायित्व होता है। कभी खर्चों की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें खर्च करना पड़ता है। क्रय और विक्रय वापसी ये भी ऋणी में लिखते हैं, मैंने बता ही दिया था। विक्रय और क्रय वापसी ये धनी में लिखा जाता। व्यापार के समस्त व्यय और हानियाँ, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया था कि जितने भी व्यय हैं या जितनी भी हानियाँ हैं, भाई व्यय से हानि ही होती है तो वो सब ऋणी में लिखा जाता है। जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, भाड़ा, ढुलाई, डाक व्यय और आपकी छपाई। और अशुद्ध ऋण क्या होते हैं? ऐसे ऋण जो हमारे मर गए, यानी कि हमने उधार माल बेचा था और कुछ रुपया हमारा मर जाता है, तो जो मर जाता है वो अशुद्ध कहलाता है, जो मिलने होता है वो शुद्ध कहलाता है। पूंजी पर ब्याज, अभी मैंने बताया था मालिक ने रुपया उधार दिया है व्यापार को, ये समझिएगा ये व्यापार का तलपट बना रहा है, मालिक का पर्सनल तलपट नहीं है, ठीक है। तो अभी व्यापार को पूंजी दी है मालिक ने, तो पूंजी दायित्व है। अब व्यापार को पूंजी पर जितना कर्ज है उस पर तो ब्याज देना होगा तो व्यय होगा। तो पूंजी पर ब्याज क्या है? व्यय है, खर्चा है, खर्चे ऋणी में लिखे जाते हैं। दे छूट, जो छूट दी, दे ब्याज, दे कमीशन, बीमा, विज्ञापन, कर व टैक्स, स्टेशनरी आदि, इन सबको तलपट के ऋणी पक्ष में। व्यापार में होने वाले लाभ या आय ये धनी में लिखे जाते हैं, ये इनकम होती है, जैसे प्राप्त छूट, प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया, इनको तलपट के धनी पक्ष में लिखा जाता है। एक होता है आहरण पर ब्याज, तो जैसे कि अभी मैंने बताया मालिक ने पैसा लगाया है तो उस पर व्यापार ब्याज देगा तो खर्चा है। मालिक ने पैसा व्यापार से निकाल लिया है, उस पर व्यापार ब्याज लेगा, इसलिए उसकी इनकम है, ठीक है, वो भी धनी पक्ष में लिखा जाता है। इसकी कुछ ये डायग्राम भी बना हुआ है। ऋणी में देखो समस्त संपत्ति खाते, समस्त व्यय खाते, समस्त हानि खाते, आहरण, देनदार खाते, क्रय खाता और विक्रय वापसी। और धनी में समस्त दायित्व खाते, और ये ऋणी में जाते हैं और ये धनी में तलपट। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद हो जाता है ये, और प्रैक्टिस करेंगे तो। समस्त आय एवं लाभ, समस्त लाभ खाते, लेनदारों के खाते, विक्रय खाता, क्रय वापसी और संचित खाते। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसे हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। कह रहा है श्री राम गोपाल की पुस्तकों में 31 मार्च 2010 को निम्नलिखित शेष निकाले गए हैं, इनसे आप एक तलपट तैयार कीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है? पूंजी खाता दिया हुआ, तो पूंजी मैंने आपको ही बताया था पहले दायित्व होती है, और दायित्व जो होते हैं वो धनी में लिखे जाते हैं। तो पूंजी को धनी में लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिखा होगा पूंजी जो है वो धनी में लिख गई 21,000, ये पूंजी 21,080। इसके बाद देखिएगा पूंजी के बाद आता है रहतिया मैंने बताया था स्टॉक, यानी कि हमारा माल रखा हुआ, तो माल हमारा पैसा नगद हो या बैंक में हो या किसी के ऊपर हो या कोई संपत्तियों में लगा हो, वो सब हमारी एसेट्स होती है, संपत्ति। तो रहतिया भी हमारा पैसा लगा हुआ 1210, ये संपत्ति है, ऋणी में लिखा जाएगा। इसके बाद देखिएगा रहतिया के बाद रोकड़, ये भी संपत्ति है, देनदार ये भी संपत्ति है, ये सब ऋणी में लिखे जाते हैं। रोकड़ और देनदार ये भी संपत्ति है, क्योंकि रोकड़ तो है ही, और देनदार वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है तो पैसे देने आएंगे, वो भी संपत्ति है, ऋणी में लिखती है। लेनदार और रोकड़। इसके बाद देखिएगा लेनदार दिए हुए हैं, तो लेनदार यानी कि जो हमसे पैसा लेने आएंगे, तो हमारे ऊपर कर्ज है, कर्ज धनी में लिखा जाता है, धनी में लिख देंगे। निजी व्यय आहरण होता है, आहरण ऋणी में लिखा जाता है, पूंजी धनी में लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए लेनदार धनी में, निजी व्यय यानी कि ड्राइंग ऋणी में आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा विक्रय धनी में और क्रय ऋणी में, ये ध्यान रखिएगा। विक्रय धनी में आ जाएगा, ये विक्रय खाता 9,870 ये धनी में हो गया। इसके बाद देखिए बट्टा खाता ऋणी में आ जाए। देखिए बट्टा के बारे में अगर कुछ ना कहे तो ऋणी में, और अगर क्वेश्चन में धनी कह दे तो धनी में लिखा जाता, जो कॉमन होती है। जैसे बट्टा प्राप्त भी होता देते भी हैं, कमीशन प्राप्त भी होता देते भी हैं, ब्याज प्राप्त भी होता देते भी हैं, ठीक, किराया प्राप्त भी होता देते हैं। अगर इनके बारे में कुछ ना कहे तो ऋणी में, और धनी कहे तो धनी में लिखेंगे। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, 80 रुपये ऋणी में लिखा जाएगा। बट्टा खाता डिस्काउंट 80 रुपये। इसके बाद देखिएगा आता है वेतन खाता, खर्चा है, ऋणी में लिखा जाएगा। और कमीशन खाता ये धनी कह दिया तो धनी में लिखेंगे।
कमीशन हमें मिला होगा। ये देखिए आपका आ गया वेतन और कमीशन। कमीशन ये इधर ऋणी धनी में आ गया और वेतन क्योंकि खर्चा है ऋणी में लिख देंगे। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद क्या आता है, कमीशन हो गया। क्रय वापसी, देखिए क्रय हमेशा ऋणी में लिखा जाता है, क्रय वापसी हमेशा धनी में जाएगा। तो क्रय वापसी देखिए धनी में लिख दिया गया 310 रुपये। इसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा था छूट खाता ऋणी, छूट खाता ऋणी 115 रुपये। तो छूट खाता ऋणी देखते हैं 115 रुपये। तो छूट खाता ऋणी 115। अब छूट के बारे में ना ऋणी ना कहता तब भी ऋणी में ही लिखते, ऋणी कह दिया तब भी ऋणी में लिखेंगे, धनी अगर कहेगा तभी धनी में लिखेंगे। इसके बाद आता है व्यापार व्यय खाता, जितने भी व्यय होते हैं वो सब ऋणी में लिखे जाते हैं। प्राप्त विपत्र खाता, प्राप्त विपत्र का मतलब ऐसे बिल जिनसे पैसा मिलना है, पैसा मिलना है तो संपत्ति है, संपत्ति का जो शेष होता है वो ऋणी में जाता है। देय विपत्र, जिनका पैसा देना है तो दायित्व है, दायित्व का धनी में। देखिए प्राप्त विपत्र ऋणी में लिखेंगे और देय विपत्र धनी में। ये प्राप्त विपत्र लिखा हुआ है ऋणी में और ये जो देय विपत्र है ये लिखा हुआ है धनी में, ठीक है। इसके बाद आता है क्रय खाता, ऋणी में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए क्रय खाता ऋणी में, मजदूरी व्यय है ऋणी में, फर्नीचर संपत्ति है ऋणी में। और विक्रय वापसी खाता, अब विक्रय वापसी खाता ऋणी में, विक्रय धनी में लिखते हैं और विक्रय वापसी ऋणी में लिखते हैं। तो देखिए विक्रय वापसी यानी कि ये आ गया, विक्रय वापसी ऋणी में लिख देंगे। गाड़ी भाड़ा व्यय है ऋणी में लिख देंगे। और भवन, ये गाड़ी भाड़ा और भवन रह गया, ये दोनों ही, भवन हमारी संपत्ति है इसलिए ऋणी में जाएगा और गाड़ी भाड़ा हमारी व्यय है इसलिए ऋणी में लिखते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका, दोनों का टोटल करेंगे, सेम टोटल 38,000 दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था तलपट से जो है वो गणित संबंधी अशुद्धियाँ ज्ञात हो जाती हैं, लेकिन आप ये मत कहिएगा कि तलपट जो है हमारा शुद्धता का अंतिम परिणाम है। तलपट का दोनों ऋणी और धनी का टोटल अगर बराबर भी आ जाए योग, तब भी कभी कभी कुछ गलतियां हमारी रह जाती। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो तलपट को प्रभावित करती हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गलत होने पर भी तलपट का योग बराबर आ जाता, प्रभावित नहीं करती। तो ये वो गलतियां हैं जिनसे तलपट प्रभावित होता है, यानी कि तलपट नहीं मिलेगा अगर इन गलतियों का हो जाएगा। तो यह तलपट द्वारा ज्ञात होने वाली अशुद्धियां हैं, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि। जैसे पहली है योग संबंधी अशुद्धि। योग संबंधी अशुद्धि क्या होती है? तलपट के दोनों पक्षों की धनराशि का योग लगाने में कोई अशुद्धि हो जाती। जैसे सपोज कर लीजिएगा ऋणी का रोकड़ खाते का ऋणी का 17,800 था और धनी का था आपका 11,420। अगर आपने ऋणी का टोटल गलत कर दिया या धनी का टोटल गलत कर दिया तो अंतर गलत आएगा। अंतर आप गलत लिख देंगे तो आपका तलपट कभी भी मैच नहीं करेगा, दोनों का टोटल बराबर नहीं होगा। किसी खाते का ना लिखा जाना, अब जैसे आपने रोकड़ खाता बनाया था, उसके बाद पूंजी खाता बनाया था, क्रय खाता बनाया था, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, कोई एक खाता लिखने से भूल जाएं आप, अब या तो वो ऋणी में लिखा जाएगा या धनी में। अब जिधर ऋणी में लिखा जाता तो ऋणी का टोटल उतना कम आएगा, धनी का लिखा जाएगा तो धनी का उतना कम आएगा। तो ये दूसरी, किसी खाते का ना लिखा जाना, ये दूसरी अशुद्धि हो गई। तीसरी होता है खातों के योग या शेष निकालने में अशुद्धि। ये वही बात हो गई, खातों का योग आपने जैसे योग विधि से योग गलत कर लिया और शेष विधि में हमने योग तो सही करा था, लेकिन डेबिट में से क्रेडिट को यानी कि ऋणी में से धनी को जब माइनस करा तो जो अंतर निकाला वो गलत हो गया हमसे, तब भी नहीं आएगा क्योंकि अंतर को उतना ही आपने कम ज़्यादा लिखा होगा। इसके बाद आता धनराशि का गलत पक्ष में लिखा जाना। अब इससे भी नहीं आता तलपट का टोटल। धनराशि का गलत पक्ष का मतलब जैसे रोकड़ का ऋणी शेष आया था 6,380, शायद यही आया था 6,380 ऋणी शेष आया था, ये मान लो कितना आया 6,380। इसे आप धनी पक्ष में लिख दें, यहाँ पर ये ऋणी पक्ष आया था, इसे अगर आपने धनी में लिख दिया तो इट मीन्स आपका तलपट का टोटल दोनों साइड का नहीं मिलेगा, धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आता है धनराशि का गलत लिखा जाना। अब धनराशि ही गलत लिख दी, जैसे यदि किसी खाते के शेष की राशि तलपट में, यानी निकाला तो सही था आपने शेष, लेकिन तलपट में जब लिखा उसे अशुद्ध लिख दिया, यानी कि 100 रुपये की जगह 10 रुपये लिख दिए। अक्सर गलती हो जाती है हमारी, 1 जीरो छूट जाता है,
या 100 रुपये की जगह 1000 लिख दिए, 12 की जगह 21 लिख दिए, 21 की जगह 12, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा तलपट का योग बराबर नहीं आएगा। विपरीत पक्ष में खतौनी करना, यदि खतौनी करते समय यानी कि हम जर्नल से जब लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, तो खतौनी करते समय किसी खाते के ऋणी पक्ष की धनराशि धनी पक्ष में लिख दी जाए या धनी पक्ष की ऋणी पक्ष में लिख दी जाए, तब भी तलपट का टोटल नहीं मिलेगा। किसी एक खाते में अशुद्ध प्रविष्टि हो जाना, जैसे हमने एंट्री बनाई रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का 15,000 रुपये से, रोकड़ खाते में तो 1500 लिख दिए और पूंजी खाते में पूरे 15,000 लिख दिए, तब भी नहीं आएगा टोटल। भाई उधर पूंजी खाता जो है 15,000 से चला जाएगा धनी में, और रोकड़ खाते में 1500 लिखें तो उसमें 13,500 का अंतर आ जाएगा। इसके बाद आता है किसी एक खाते में खतौनी ना की जाना, जैसे रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का एंट्री बनाई, रोकड़ खाते में खतौनी नहीं करी, पूंजी खाते में कर दी, तब भी नहीं आएगा। इसके बाद योग को अगले पृष्ठ पर ले जाने में अशुद्धि, अगर योग को अगले पृष्ठ पर जो ले गए उसमें अशुद्धि हुई है, तब भी तलपट का टोटल नहीं आता है। रोकड़ बही या अन्य सहायक बहियों का शेष लिखने से रह जाना, यानी कि कोई शेष तलपट में लिखा ही नहीं गया, तो ये वो अशुद्धियाँ हैं। अगर ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो इससे तलपट का योग बराबर नहीं आएगा, आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गलती हुई है। ये गणतीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। अब ऐसी अशुद्धियाँ की गणतीय अशुद्धियों की ही जांच करता है गलती। इसके अलावा जो आता है तलपट द्वारा ज्ञात ना होने वाली, ये कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो तलपट बनकर टोटल भी बराबर आ जाता है, टोटल भी बराबर आ जाता है, लेकिन ये अशुद्धियाँ फिर भी रह जाती, तो इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ, यदि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में कोई लेन देन की धनराशि अशुद्ध लिख दी जाती है, खाता बही में भी उसी धनराशि से खतौनी हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, तो एंट्री बननी थी राम ऋणी और विक्रय खाते का 10,000 रुपये, गलती से हमने 1,000 लिख दिया दोनों तरफ, राम भी ऋणी करा 1,000 से और विक्रय खाता भी 1,000 से धनी करा। तो अब जरा बताइएगा आप, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो राम के खाते में भी 1,000 गया और विक्रय खाते में भी 1,000 गया, दोनों में सेम जब पोस्टिंग गई है। अब ये गलती तो हुई है हमारी, क्योंकि जब भी हम राम से पैसे मांगने जाएंगे तो हम 10,000 की जगह पर तो 1,000 मांगेंगे, तो 1,000 लिखें, तो गलती तो हुई है। कहीं ना कहीं हमारा रोकड़ या कोई जो आपका विक्रय है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, खाते से मिलान नहीं होगा। लेकिन तलपट जो है तलपट बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 1,000 की पोस्टिंग तलपट में हो जाएगी। राम के खाते के राम ऋणी है तो राम के ऋणी पक्ष में तलपट में चला जाएगा 1,000, विक्रय धनी है विक्रय के धनी में 1,000 दोनों तरफ जाना, इससे टोटल बराबर आ जाएगा। इसके बाद आता है भूल चूक की अशुद्धि, वे अशुद्धियाँ जिनका प्रारंभिक लेखों की बहियों में बिल्कुल ही लेखा नहीं किया। अब हमने राम को माल बेचा था, सपोज कर लीजिए वेतन दिया हमने 5,000 रुपये, तो हमें एंट्री बनानी थी वेतन खाता ऋणी रोकड़ खाते का। ये लेन देन तो करा था, इस लेन देन की हमने जर्नल ही नहीं बनाई, रोजनामचे में एंट्री नहीं बनाई। जब एंट्री नहीं बनी तो लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई, खाता बही में पोस्टिंग नहीं हुई, खाता बही पोस्टिंग नहीं हुई, तो उसका तलपट में वो दोनों साइड में नहीं गया। अब दोनों साइड में नहीं गया तो उसका तलपट का टोटल बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिद्धांत की अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो सिद्धांत की अशुद्धियाँ होती हैं जैसे हमारे कुछ सिद्धांत हैं अकाउंटिंग के, उन सिद्धांत की अशुद्धियों से भी हमारा तलपट अफेक्ट नहीं होता, तलपट का टोटल बराबर आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन खरीदी 5,000 रुपये की, तो एंट्री बननी थी मशीन खाता ऋणी रोकड़ खाते का, हमने गलती से एंट्री बना दी क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, यानी कि हमने जो पूंजीगत व्यय था, जो हमारी मशीन थी वो हमारी संपत्ति थी और फर्नीचर जो क्रय है वो खर्चा है, हमें संपत्ति की जगह खर्चे को ऋणी कर दिया, ठीक है। अब ऋणी तो हो गया, तो हमने क्रय खाता एक बनाया, तो क्रय खाते का ऋणी शेष आ गया 10,000 रुपये मान लो, जो मशीन खाते का आना चाहिए था, ठीक। तो अब जाएगा ये ऋणी में ही 10,000 रुपये, बस केवल फर्क इतना पड़ा कि मशीन की जगह क्रय का नाम चला गया।
लेकिन हम तो टोटल करते हैं तो टोटल तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऋणी में मशीन का दाम जाए या क्रय का जाए, गया तो अमाउंट जाए। तो ऐसी अशुद्धियाँ सिद्धांत की अशुद्धि होती है, यानी कि जब हम पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लेते हैं, आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लेते हैं, तो ऐसी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सिद्धांत अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इसके बाद क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि कौन सी होती है? ऐसी अशुद्धियाँ जो एक अशुद्धि की पूर्ति दूसरी अशुद्धि कर दे। एक एंट्री अशुद्ध हुई थी और दूसरी जो हुई थी उसने उसकी पूर्ति कर दी, तो ऐसी अशुद्धियाँ क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है वे अशुद्धियाँ जो एक दूसरे का समतोलन करती हैं, अर्थात जिसमें एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि से स्वयं दूर हो जाता है, क्षतिपूरक अशुद्धि कहला, यानी एक का प्रभाव दूसरी दूर कर दे। जैसे क्रय खाते के ऋणी पक्ष में 100 रुपये कम लिखे गए, यानी कि हमें 1000 लिखने थे, हमने लिख दिए वहाँ पर 900 रुपये, तो क्रय खाते के ऋणी में 100 रुपये कम लिखे गए, अब ऋणी का टोटल 100 रुपये कम आ रहा। ठीक है। और अब देखिए, मोहन खाते के धनी पक्ष में 70 रुपये और सोहन खाते के धनी पक्ष में 30 रुपये कम हो गए, तो 30 और 70 100 रुपये धनी में भी कम हो गए, 100 रुपये ऋणी में भी कम हो गए। तो ऐसी अशुद्धि जो है, यानी कि जो 100 रुपये ऋणी में कम लिखे गए थे उसकी पूर्ति किसने कर दी? धनी में जो कम लिखा गया उससे, तो इससे भी तलपट का टोटल बराबर आ जाता है। ठीक है। लेकिन अशुद्धि हमारी हो गई है। अब कह रहा है हिसाब की अशुद्धियाँ कुछ होती हैं, वे अशुद्धियाँ जो गलत जोड़ने, घटाने व खतियाने के कारण होती हैं, हिसाब की अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ये अशुद्धियाँ निम्नलिखित हो सकती है, जैसे खाता बही में गलत खतौनी होना। खाता बही में गलत खतौनी होने का मतलब क्या होता है? जैसे खाता बही में जब हमने पोस्ट करा, रोकड़ बही में भी जैसे हमने 5000 रुपये का माल बेचा, ठीक है, तो राम को, तो वो सॉरी नगद बेचा 5000 रुपये का माल, तो एंट्री बनेगी रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का 5000 रुपये। अब जब हमने खतौनी करी तो 5000 की जगह 500 रोकड़ खाते में भी लिख गया और 500 विक्रय खाते में भी लिख दिया। तो अब ये खाता बही में गलत खतौनी का मतलब है दोनों तरफ गलत खतौनी हो गई, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहियों में जोड़ने तथा खातों के योग मिलाने में अशुद्धियाँ हो जाना। बहियों में जोड़ने तथा खातों के योग मिलाने में अशुद्धियाँ, बहियों में गलत लेखा हो जाना। ठीक है। यानी कि ये वो अशुद्धियाँ हैं जिनका एक जैसा इफेक्ट पड़े। बहियों में जोड़ने तथा खातों में योग मिलाने में अशुद्धि हो तो दोनों तरफ हो जाए, दोनों खातों में। ठीक है, तो इसका असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी वो हो गई। ये नहीं कि एक साइड में अगर होगी अशुद्धि तो उसका असर जरूर पड़ेगा, दोनों पक्ष में। इसके बाद आता है, इसको थोड़ा सा बाद में डिटेल से और देखेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों पक्ष की मान लीजिए। अशुद्धियों को ढूंढने के उपाय एवं उच्चंत खाता। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ें कि सपोज कर लीजिएगा आपका ऋणी पक्ष का टोटल आ रहा 50,000 रुपये, धनी पक्ष का टोटल आ रहा 48,000 रुपये, तो 2,000 रुपये धनी पक्ष में कम आ रहे हैं। ठीक है, अब कम आ रहे हैं तो कोई ना कोई अशुद्धि हुई है, गलती अशुद्धि आपसे हो गई है। जो अशुद्धियाँ ऊपर हमने बताया था, ये वाली अशुद्धियाँ जिनसे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो आपका तलपट है वो इफेक्ट डालती हैं ये अशुद्धियाँ, तो इनमें से कोई ना कोई अशुद्धि हो गई है। तो अब इन अशुद्धि को हम ढूंढेंगे कैसे? पहले भाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर अशुद्धि मिल जाती है तो उसे सही कर लें। ठीक है, तो क्या तरीका है? तलपट के योग की जांच करना। सबसे पहले आप देखें कि तलपट का आप योग तो ही गलत नहीं कर रहे हैं। कहीं आता हो 50,000 धनी का भी और आपने ऋणी में 50,000 लिख रखा, धनी में 48,000 लिख रखा, तो पहला काम तो ये करें, सर्वप्रथम तलपट के दोनों पक्षों की धनराशि को पुनः जोड़ना चाहिए। ये तलपट के दोनों पक्षों का योग ठीक नहीं है तो तलपट के दोनों पक्षों के योगों के अंतर की धनराशि को अलग लिख लेना चाहिए। यानी तो टोटल करें, अगर टोटल बराबर आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो उसका जितना अंतर है उस अंतर को बराबर अलग लिख दें। अब जितना अंतर है उस नंबर 2 होता है, उस अंतर के बराबर रकम खोजना। उस जैसे 2,000 का अंतर आ रहा तो देखिए 2,000 की कौन सा लेन देन था हमारा, उस लेन देन को चेक करें आप। ठीक है, फिर अंतर की आधी रकम खोजें। भाई आधी रकम उसका अंतर का 2,000 का अंतर आ रहा है, 1,000 करके देख लें, 1,000 की कहीं रकम पड़ी हो। कभी कभी ऐसा होता है 1,000 रुपये धनी के बजाय ऋणी में लिख दो तुम, तो 2,000 का अंतर पड़ जाता है आपका।
ठीक है। अंतर की आधी रकम खोजना, फिर अंतर की आधी उपरोक्त यदि उपरोक्त बातें सही हों तो दोनों पक्षों के योग के अंतर की राशि को आधा करके ये देखना चाहिए कि इस राशि से तलपट के गलत पक्ष में तो लेखा नहीं हुआ है, कोई ऋणी में होना था, धनी में तो नहीं हो गया। ये करें फिर, ठीक है। इसके बाद आता है अंतर के 9 में भाग के बराबर राशि लिखना, यानी राशि खोजना। यानी कि अंतर जैसे सपोज कर लीजिएगा 1800 रुपये आ रहा, तो 1800 का 19 करें, 19 का मतलब 200 रुपये की अमाउंट कहीं पर खोजें, ठीक है। और कभी कभी ऐसा अंतर तब आता भूल से शून्य बढ़ जाए या शून्य कम हो जाए, और फिर या 10 गुनी हो जाती कभी कभी, तो 1/10 करके देखें, ठीक है। इसके अलावा अब कभी कभी ऐसा होता है 21 के स्थान पर 12 लिख गया, तो इस दशा में अंतर जो है 9 से विभाजित होता है, तो 9 से विभाजित करके देख लीजिएगा। जो अंतर आ रहा है वो 9 से विभाजित तो नहीं है, तो कभी कभी आपका 21 की जगह 12 लिख दिया है, 31 की जगह 22, 31 की जगह, ठीक है। इस टाइप के भी आ जाते हैं आपके, इसको आप ऐसे आप चेक कर लेंगे, ठीक है। खातों की राशि का तलपट से मिलान करना, खाते जितने भी हैं ये देखना कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जैसे रोकड़ बही, रोकड़ खाने का शेष, बैंक व छूट खाने का शेष तलपट में लिखने से तो नहीं रह गया, इसको देख लें। खतौनी की जांच करें कि आपने खतौनी सही करी है। प्रारंभिक शेषों की जांच करें, प्रारंभिक शेषों को ये भी जांच कर लें कि पिछले वर्ष के जो शेष हैं वो पुस्तकों वर्ष शेष इस वर्ष की पुस्तकों में ठीक लिखे गए हैं या नहीं। अब ये सब चेक करने के बाद भी अगर अंतर आपका नहीं मिल पा रहा तो आप क्या करेंगे, तलपट का टोटल आपको बराबर करना है। तो तलपट का टोटल बराबर करने के लिए एक खाता खोला जाता है जिसे हम कहते हैं उच्चंत खाता, सस्पेंस अकाउंट। यानी कि आप जैसे ऋणी में 50,000 रुपये टोटल आ रहा, धनी में 48,000 रुपये आ रहा, तो धनी पक्ष में उच्चंत खाते के नाम से 2,000 रुपये लिख दीजिएगा, और 2,000 रुपये जब लिख देंगे तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब उच्चंत खाता ये तब तक लिखा रहेगा जब तक ये आपकी जो अशुद्धि हुई है वो मिल ना जाए, और जैसे ही वो अशुद्धि मिलेगी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि अशुद्धियों का सुधार करके उस खाते को पुनः बंद कर दिया जाएगा। अब उच्चंत खाता भी ध्यान रखें, उच्चंत खाता अगर धनी पक्ष में लिखा हुआ है इट मीन्स ये होता है कि कोई आपके दायित्व या इनकम मिस हो रही है, आप नहीं कहीं लिखने से छूट गई है। अगर ऋणी पक्ष में आ रहा उच्चंत खाता तो इसका मतलब कोई आपकी संपत्ति या व्यय लिखना रह गया, ठीक है। तो अब इसे जो है उच्चंत खाते को जब आगे हम फाइनल अकाउंट अंतिम खाते बनाते हैं तो उच्चंत खाता अगर धनी में आप लिखा हुआ है तो उसे तब तक के लिए दायित्व में लिख दिया जाता है, और जब ऋणी में लिखा होता है तो तब तक के लिए, जब तक अशुद्धि नहीं मिलती है तब तक उसे संपत्ति में लिख दिया जाता है। आई थिंक आज तलपट का ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपका तलपट आसानी से समझ में आ जाए और आपको बहुत अच्छे से तलपट का रिवीजन हो जाए। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, 2 बार में देख लीजिएगा आप। थैंक यू।